हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह, आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में। सो एज यू नो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट और इकोनॉमी के 4 सेक्टर मॉडल के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो आपसे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है उसे समझते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का टाइम के साथ कम होना। जैसे अभी आपने कोई नई मशीन खरीदी है, कुछ सालों बाद उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसका मार्केट की जो वैल्यू होती है वो भी घट जाती है। ठीक है, तो एक मशीन को अगर हम कई सालों तक यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू तो अपने आप ही कम होगी, क्योंकि उसमें वक्त के साथ कुछ कमियां आनी शुरू हो जाएगी मशीन में। दैट्स वाई उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा। सिंपल एग्जांपल, अगर आप कोई कार खरीदते हैं तो जैसे जैसे आप उसे यूज करते हैं उसकी कंडीशन खराब होती जाती है और रीसेल वैल्यू जो होती है उसकी घट जाती है। अगर आप आगे चलकर उस कार को बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। इसलिए कहते हैं गाड़ी डेप्रिशिएट होती है। ओके, तो यानी उसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो गई, वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट हो गई। क्लियर, इसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। So basically depreciation refers to the reduction in the value of an asset। जब वैल्यू एसेट की रिड्यूस होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम एसएलएम बोलते हैं, और दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू यानी डब्ल्यूडीवी मेथड। ओके, तो ये दो मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है उसे समझते हैं। तो आप बताइएगा, इन दोनों मेथड्स में से एसएलएम और डब्ल्यूडीवी यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इन दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, ध्यान से सुनिएगा। इन दिस मेथड द एसेट वैल्यू डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसमें क्या होता है, एसेट की जो वैल्यू होती है हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से घटती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक मशीन 5 साल तक चलेगी तो हर साल उसकी वैल्यू एक ही रेट से घटेगी। यानी आपने जो मशीन है वो 5 साल तक चलाई, तो इन 5 सालों में हर साल उसी रेट से मशीन का डेप्रिसिएशन होगा जिससे हर साल हो रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ एसेट में से रेसिडुअल वैल्यू जो होती है वो माइनस हो जाती है और यहाँ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक मशीन हमने परचेज की 1 लाख रुपीज की, जिसकी 5 इयर्स की लाइफ है, यानी 5 साल से वो चल रही है, और रेजिडुअल वैल्यू है 10,000 की, तो उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 18,000। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है। एक बार देख लेते हैं, 1 लाख है हमारे पास, उसमें से हमने 10,000 की रेजिडुअल वैल्यू घटाई, ये वाली। ठीक है, और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट कितनी है, 5 इयर्स। तो 90,000 डिवाइड में 5, तो ये हो गया हमारा 18,000। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, एनुअल डेप्रिसिएशन 18,000 का। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आप अगर इस तरीके से लिख के आएंगे, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो दोनों मेथड्स को क्लियर करेंगे, उसका फॉर्मूला और एग्जांपल के साथ बताएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर तरीके से आप करके आइएगा। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो, अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देनी और एक एग्जांपल दे देना है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ एसेट की वैल्यू हर साल डिक्रीजिंग रेट से घटती है, हर साल पहले से कम परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगता है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें सिमिलर लग रहा था, रेट सेम रेट पे ही घट रही थी, बट रिटन डाउन वैल्यू जो है उसमें हर साल पहले से कम डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये इसका फॉर्मूला है रिटन डाउन वैल्यू का, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो जो शुरुआत में जब मशीन खरीदी थी तब उसकी जो बुक वैल्यू थी उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एग्जांपल के लिए, इफ अ मशीन वैल्यू इज रुपीज 1 लाख and the depreciation rate is 10%, the depreciation first year will be 10,000। तो अगर 1 लाख के ऊपर हम 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 था फर्स्ट ईयर में। अब बात करें सेकंड ईयर की, तो डेप्रिसिएशन विल बी 10%, अगेन 10% लग रहा है, बट अब किस वैल्यू पे लगेगा, जो 1 लाख थे और फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा था, तो उस 1 लाख में से अगर हम 10,000 रुपए घटा देंगे, क्योंकि पहले साल में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, तो ये डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90,000। तो इस 90,000 के ऊपर अब ये 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर हुआ?
तो पहले साल में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा था और इस साल में 9,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर हुए दोनों मेथड? तो एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड दोनों आपको आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इन दोनों पे भी आ जाता है। डेप्रिसिएशन में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लगता है कि स्किप हो गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर क्लास बना दूंगी तो इजीली वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो मीनिंग देखिए, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ऑब्सोलेंस क्या होता है। तो डिसयूज्ड जो होगा वो ऑब्सोलेंस होगा, और हिंदी में इस ऑब्सोलेंस को हम वो प्रोडक्ट बोल सकते हैं जो पुरानी हो गई है या जिसका यूज खत्म हो गया। तो डिसयूज्ड इसलिए बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यूज ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मीनिंग देखिए, इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, यानी ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है जो पहले से पता हो कि ये लॉस होगा। इट इज मैनेज्ड बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और ये डेप्रिसिएशन मैनेज होता है रिजर्व फंड के जरिए, ठीक है। तो इसे हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं। अब बात करें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की मीनिंग की, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ये एक ऐसा लॉस को रेफर करता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी उसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनफॉर्चुनेटली वो हमारा लॉस हो गया, ठीक है। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक आ गई, फायर लग गई, फ्लड्स आ गए, तो इनकी वजह से एसेट्स का वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये सारे अनएक्सपेक्टेड लॉस में आते हैं, जिन्हें हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज अवर एक्सपेक्टेड लॉस एंड दैट इज अवर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ओके। प्रिडिक्शन की बात करें तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो पहले से ही एक्सपेक्टेड लॉस है। तो डेप्रिसिएशन कैन बी प्रिडिक्टेबल इन दिस ऑब्सोलेंस, बट इन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कैपिटल लॉसेस अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि हमने पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी या कोई कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाएगा जिसकी वजह से कैपिटल लॉस हो सकता है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। एग्जांपल के लिए अर्थक्वेक, फायर, फ्लड्स, ये सारे हमारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में आ गए। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में हमारा नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं वो सब हमारे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बहुत ही इजी टॉपिक था। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कवर हो गया हमारा। अब बात करते हैं फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। वो 4 सेक्टर हमारे कौन से हैं, समझते हैं इनको। पहला सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर है हमारी फर्म्स जो कि बिजनेस सेक्टर हो गया, थर्ड सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ सेक्टर इज फॉरेन सेक्टर, यानी इंटरनेशनल लेवल का भी एक सेक्टर हमने बना रखा है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा किस में आ जाता है, फॉरेन सेक्टर में। तो ये तो अपने घर की बात हो गई, ये 3। ये बाहर के भी जो है वो सब भी हमने इंक्लूड कर दिए चौथे वाले सेक्टर में। तो ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को 4 इंपॉर्टेंट सेक्टरों में बांटता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं सबसे पहले। ये सेक्टर गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन करता है और अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाकर सेविंग भी करता है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर का यही काम है। तो ये ऑनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्शन किस किस के थ्रू कर पाते हैं हम, हमारी लैंड के थ्रू। लैंड होगी तभी वहां पर हम मशीनरी लगाएंगे, फर्म्स लगाएंगे, तभी तो हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जब अगर हमारे पास लैंड होगी, एरिया हो गया प्रोडक्शन के लिए, उसके साथ लेबर भी चाहिए। लेबर होगी तभी तो काम करेगी लेबर। लेबर होगी तो कैपिटल भी चाहिए हमें। एक अच्छी पूंजी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप जो इन सब चीजों को संभाल रहा है, जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, ओके। तो हाउस होल्ड सेक्टर वही सेक्टर हुआ जो कि कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर का काम समझ आ गया। अब फर्म सेक्टर का क्या काम होता है? फर्म सेक्टर प्रोडक्शन का काम करता है, ये प्रोडक्शन करता है। हाउस होल्ड तो भाई खाने का काम कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, बट फर्म क्या कर रही है, प्रोडक्शन करने का काम कर रही है। फर्म्स गुड्स बनाती है और उन्हें मार्केट में बेचती है, ठीक है। ये सेक्टर मशीन्स, टूल्स और अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा लगाती है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे बिजनेस सेक्टर का। तो फर्म्स जो होती है वो हायर करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करेंगे ऐसे फैक्टर्स को हायर करती है, यानी कि हाउस होल्ड्स को, उन्हें पे करती है वेजेस वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बदले जो पेमेंट्स मिलती है, यानी फैक्टर ऑफ पेमेंट्स जिससे बोलेंगे, वो हमारी वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स होती है।
तो लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये हमारी क्या है, फैक्टर पेमेंट्स हैं और ये हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। दो सेक्टर्स कवर हो गए। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, सभी को पता है ये बात, और उन पैसों को यूज करती है पब्लिक गुड्स को बनाने में। पब्लिक गुड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाना, और एजुकेशन में करती है, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है सरकार, तो इस सब के लिए भी तो उन्हें पैसा चाहिए सरकार को। तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आता है हमारे टैक्सेस के थ्रू आता है। और उन टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा देती है, सड़कें बनवा देती है, ब्रिजेस बनवा देती है। तो गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी को स्टेबल रखने का होता है, वो इकोनॉमी को स्टेबल रखती है। एक बार पढ़ेंगे, वही सब लिखा है जो मैंने आपको बताया। फोर्थ है हमारा फॉरेन सेक्टर। इस सेक्टर में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि अब एक्सटर्नल सोर्सेज की बात हो रही है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारा क्या क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आ जाता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड से हमारी इकोनॉमी का लिंक बाकी कंट्रीज के साथ जुड़ता है। इस सेक्टर का इन्फ्लुएंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और करेंसी एक्सचेंज पर। ये आगे चलकर अभी हम समझेंगे क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बेसिकली फॉरेन सेक्टर का काम क्या होता है, अदर कंट्रीज के साथ लिंक बनाना और उनके साथ ट्रेड करना। तो आई होप 4 सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं वो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। इन सबको समझ लिया तो आगे आपके जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। So now we will discuss circular flow model in a two sector economy. तो जो अभी हमने 4 सेक्टर्स पढ़े वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाउस होल्ड्स को इनकम मिलती है फर्म्स के थ्रू, तो हाउस होल्ड्स अपना पैसा गुड्स खरीदने में खर्च करते हैं और ये गुड्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फर्म प्रोवाइड कर रही है। अगर इस बीच में गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट टैक्सेशन के जरिए इकोनॉमी कंट्रोल करती है। और फॉरेन सेक्टर अगर आ जाता है तो फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के थ्रू देश की इकोनॉमिक हेल्थ को अफेक्ट करता है। ओके, बट यहाँ पर दो सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने फर्म्स और हाउस होल्ड इन दोनों का ही सर्कुलर फ्लो देखना है। तो जो हाउस होल्ड होते हैं यानी कि हम लोग, आम जो जनता है, वो पैसा कैसे कमाती है, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको, कंपनीज को, फर्म्स को। हर कोई जॉब करता है तो वही अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है ना वो फर्म को। तो वो सर्विसेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक लेबर मान लीजिए, अगर एक हाउस होल्ड से लेबर जाता है, अपने घर से जाता है फर्म के पास काम करने, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फर्म को। तो जब वो फर्म को प्रोडक्शन करके दे रहा है, उसके यहाँ काम कर रहा है, तो फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है उसके बदले, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। और वही सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम हाउस होल्ड वाले, यानी वो पर्सन भी जो लेबर है वो भी उसका कंजप्शन करेगा। ठीक है, मानो ये फर्म अगर आटा प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या ये आटा इस हाउस होल्ड को नीड नहीं होगी कि वो लेबर है तो उसको नहीं खाना, क्या उसे भी तो खाना है। तो जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है वही सारे गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड तक जा रहे हैं। तो ये हुई हमारी फैक्टर सर्विसेज की बात। अब इन सर्विसेज के बदले फर्म क्या देती है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है वो समझ आ गया कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है और फर्म उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज देती है। बट फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देती है। जो फैक्टर पेमेंट्स हमारी क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अभी मैंने पीछे समझाया था फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर सर्विसेज में डिफरेंस। तो यही सारी पेमेंट्स जो होती है वो फर्म प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड क्या करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने फर्म्स के थ्रू वो कंजप्शन कर रहा है उसके बदले एक्सपेंडिचर देता है, यानी खर्चा करता है। क्योंकि अब हाउस होल्ड के पास पेमेंट आ गई है, पैसा आ गया है, हाउस होल्ड के पास इनकम हो गई है हाउस होल्ड की, तो उस इनकम के थ्रू वो एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चा करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये एरो गलत डल गए हैं, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब सही है, हाउस होल्ड जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे। समझ आया दो सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो कैसा होता है। एक तरीके से हाउस होल्ड के पास पहले इनकम जनरेट होती है और उस इनकम से वो एक्सपेंडिचर करती है उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। तो इसी सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों ही मैंने आपको कवर करा दिया है। रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, एक बार उसे प्रॉपरली समझ भी लेते हैं। देखिए एग्जाम्स में रियल फ्लो एंड मनी फ्लो पे क्वेश्चन आता है आपका, तो ध्यान से सुनिएगा। दो सेक्टर इकोनॉमी की बात की हमने जिसमें रियल एंड मनी फ्लो की बात करते हैं हम। तो इसमें दो की प्लेयर्स हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स।
अब दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, उनके दो ही टाइप के फ्लोज भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो इसमें हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ये सेक्टर अपनी सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फर्म्स को प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो हाउस होल्ड के पास इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यही समझाया पीछे मैंने आपको। वही फर्म वो सेक्टर होता है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ये हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं और उनको यूज करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। फिर फर्म्स इन प्रोडक्ट्स को हाउस होल्ड को बेचते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। ठीक है, वही गुड्स एंड सर्विसेज बेचे और उसके बाद बदले अर्न किया रेवेन्यू किसने? फर्म ने। तो ये तो सिंपल सी बात हुई हाउस होल्ड सेक्टर की और फर्म सेक्टर की, जिसका सर्कुलर फ्लो भी समझा दिया मैंने आपको। अब रियल फ्लो, मनी फ्लो को इजीली समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दे रखी है और ये किस तरीके से काम करता है वो भी समझा रखा है। तो अगर इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो रियल फ्लो समझ लीजिए एक बार क्या होता है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। रियल फ्लो का मतलब है एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मूवमेंट। यानी कि हाउस होल्ड फर्म्स को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज देते हैं और फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये फ्लो रियल होता है क्योंकि ये एक्चुअल चीजों का मूवमेंट होता है। तो ये हमारा रियल फ्लो हो गया। तो यही बात की मैंने किस तरीके से ये काम करता है। और वहीं बात करें मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो का मतलब है पैसे का मूवमेंट। तो यहाँ एक्चुअल गुड्स का मूवमेंट की बात कर रहे थे और यहाँ पर मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो मनी फ्लो का मतलब है पैसे का मूवमेंट बिटवीन हाउस होल्ड और फर्म्स। देखिए, जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं तो फर्म्स इन एक्सचेंज में हाउस होल्ड को पैसा देती है। सिमिलरली, जब फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है तो हाउस होल्ड फर्म्स को पैसा देती है। ये पूरा प्रोसेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। क्लियर? तो ये थी बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल एंड मनी फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। इस तरह से हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच एक साइकिल बनती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और पैसा दोनों तरह से फ्लो करता है। क्लियर? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या होता है, इसका यही डिफरेंस है बस। लास्ट टॉपिक है थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। बहुत इजी है, बस 3 स्टेप्स में समझेंगे, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फेज है हमारा प्रोडक्शन का फेज। यहाँ मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या होता है और की प्लेयर्स कौन से हैं इसके और किस तरीके से फ्लो होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। फर्म्स या बिजनेस लैंड, लेबर और कैपिटल को यूज करता है। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल जो होते हैं हमारे, वो यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे एक कार फैक्ट्री को लो, वहां काम करने वाले लोग और मशीन्स और रॉ मटेरियल, इन सब से कार बनती है। यही फेस इकोनॉमी को चलाने का बेस होता है क्योंकि जो प्रोडक्शन के लिए चीजें होती हैं उनके थ्रू ही तो प्रोडक्शन होगा। अगर हमारे पास लेबर नहीं होगी या हमारे पास मशीन्स नहीं होगी तो क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके की प्लेयर्स फर्म्स एंड हाउस होल्ड है। अब बात करते हैं इनकम फेज की। तो देखिए, आप सभी को पता है इकोनॉमी में प्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है कि जब प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम जनरेट होगी और जब इनकम होगी तभी तो आप एक्सपेंडिचर करेंगे। अभी हमने सर्कुलर फ्लो में यही तो समझा कि सबसे पहले हम प्रोडक्शन करते हैं जिसमें हाउस होल्ड जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिर उससे हम इनकम जनरेट करते हैं, फिर जब हमारे पास इनकम हो जाती है, पैसा आ जाता है, उस पैसे को हम खर्च करते हैं। तो यही 3 फेज है। इनको समझने में कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, बेसिक चीज है। पहले प्रोडक्शन होगा, उसके बाद हमारी इनकम जनरेट होगी, इनकम जब आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, उसके बाद हम खर्चे करने शुरू कर देंगे, अपनी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारे 3 फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमिक्स। ये तीनों फेज अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, बट इन दो को भी एक बार समझा देती हूँ। सेकंड फेज हमारा इनकम फेज का है। जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो फर्म्स वर्कर्स को वेजेस देती है, लैंड ओनर्स को रेंट देती है और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। यानी प्रोडक्शन होने के बाद सबको अपना शेयर मिलता है। जैसे कार फैक्ट्री के वर्कर्स, फैक्ट्री ओनर्स, सबको पैसा मिलता है। ठीक है ना, तो वो पैसा मिलना इनकम जनरेट करना हो गया, तो उनकी इनकम मिल गई क्योंकि काम के बदले इनकम तो मिलेगी ही। ठीक है, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ इनकम जिसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब आपको अच्छे से बता दिया। अब लास्ट फेज हमारा एक्सपेंडिचर फेज है।
यहाँ लोग अपनी इनकम को यूज करते हैं, गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। जो पैसा उन्होंने अर्न किया है वो वापस फर्म के पास चला जाता है जब वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जैसे कार फैक्ट्री के वर्कर्स अपने पैसों से कार या दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और साइकिल रिपीट होती है। कौन सा साइकिल? कि पहले प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन से क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई, और उस इनकम से क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। जब खर्चा हो गया तो फिर से प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो यही साइकिल घूमता रहता है, ठीक है, यही सर्कुलर फ्लो है, इसी की बात कर रहे हैं हम। और इकोनॉमिक्स में हम इसी की ही बात आगे चलकर करेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। तो ये था सर्कुलर फ्लो, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, तीन इजी फेसेस जो इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछो, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।